अगर आप एक घर खरीदने के इच्छुक हैं, बायर हैं, तो देश में कमाल का एक्ट बना कुछ सालों पहले जिसका नाम है रेरा एक्ट। रेरा एक्ट के बारे में जानना हर बायर के लिए, हर बिल्डर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदमी जिसकी बेसिक इनकम 50-60,000 पर मंथ है, उसने 4 या 5 यूनिट ले रखी थी। टोटल यूनिट कॉस्ट 4.5 करोड़ थी और बिल्डर्स और एजेंट सब कह रहे थे हाँ हम बेच देंगे आपका यूनिट, बिल्कुल बेच देंगे। आदमी इसमें फंस जाता था। जब ये देखा गया तब जाके गवर्नमेंट को भी लगा कि भाई नहीं, बहुत हाई लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक लेजिस्लेशन लेके आते हैं, उसे कहते हैं हम रेरा। आप गुड़गांव में गोल्फोर्स रोड पे एक बिल्डिंग है जिसके 2 टावर्स, मोस्ट प्रीमियम बिल्डिंग है वो, उसमें 2 टावर्स अप्रूव्ड ही नहीं है, वो बिक ही नहीं सकते। उस पे हरियाणा गवर्नमेंट और डीटीसीबी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे ही नहीं रही है। 2009 में मिलने थे, हम 2024 में बैठे हैं। पूरे बने हुए हैं कि नहीं बने? पूरे बने हुए हैं और लोग रह रहे हैं, हाँ, भी हुए। 2006 की सेल है उसकी 4 करोड़ की। रेरा आने से पहले ना हर बिल्डर बायर एग्रीमेंट लिखा था 5 रुपए 10 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलेगा। रेरा ने उसे कोडिफाई किया, कोर्ट्स ने कहा भाई इतना कम क्यों है ये, बायर लेट करता है तो आप 18% ले लेते हैं, आप लेट कर रहे हैं तो आप तो 1.5-1.2% दे रहे हैं, तो वो भी रेरा ने कोडिफाई तो आप भी उतना ही देंगे अब? उन्होंने कहा ऐसा है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है और बिल्डर का भी है, दोनों ही सेम रहेगी। तो दोनों के राइट्स को कंसोलिडेट किया गया। शायद 2012-13 में जो प्रोजेक्ट आज भी नहीं मिले हैं 2024 में, 100% पेमेंट वाज डन इन 2011-12 इन वन गो। आज तक वो पैसा रिवर्स भी नहीं हुआ। आफ्टर कमिंग ऑफ रेरा, ब्लैक का ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। बिल्कुल। बिल्डर तो आपसे ब्लैक मनी ले ही नहीं रहा है, कैश में वो 2 लाख रुपए जो अलाउड है वो लेता है, वो भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। जी सर, रेरा एक कमाल का एक्ट सुनने में लग रहा है, कोई कमी है इसमें? जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, अब तक आपके लिए हम ला रहे थे एक से कमाल प्रोजेक्ट्स के पॉडकास्ट। चिनाब ब्रिज लेके आए, वंदे भारत लेके आए, प्रोजेक्ट्स के बारे में पॉडकास्ट था। आज पहली बार हम आपके लिए एक नए तरीके का पॉडकास्ट लेके आए। ये पॉडकास्ट किस बारे में? अगर आप एक घर खरीदने के इच्छुक हैं, बायर हैं, तो देश में कमाल का एक्ट बना कुछ सालों पहले जिसका नाम है रेरा एक्ट। रेरा एक्ट के बारे में जानना हर बायर के लिए, हर बिल्डर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जरूरी काम आपके लिए कौन पूरा कर रहे हैं? जेके सुपर सीमेंट। कैसे पूरा कर रहे हैं? एक गेस्ट को लाके जो रेरा के एक्सपर्ट हैं। गेस्ट का नाम क्या है? श्री आदित्य परोलिया जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। सर अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो मैं जनता को बता दूं कि सर एक कमाल के लॉयर, एडवोकेट सब कुछ हैं। सर एक रेरा एक्सपर्ट भी हैं। सर कई सारे न्यूज चैनल्स पे आते हैं। तो आज आपके लिए पॉडकास्ट देखना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आपको रेरा के बारे में जानना है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लॉ की दुनिया को, इन सब लॉ की दुनिया को, वकालत की दुनिया को और रेरा और इन सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सके। सर अपने बारे में बताइए सर। प्राइमरीली मैं एक कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल डिस्प्यूट लॉयर हूँ जी। जहाँ पर किसी ट्रांजैक्शन में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी तरह से 2 लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती है, उसमें जब डिस्प्यूट या 2 कंपनीज के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो वी डील इन दैट दोज डिस्प्यूट्स। जी। वो डिस्प्यूट्स आपके बहुत छोटे पैसे से लेके मल्टी मिलियन डॉलर्स, रुपीस सब में हो सकते हैं। जी। चाहे आपका छोटा सा होटल का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आपका एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने कोई सामान भेजना है, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। सो वी डील इन सच डिस्प्यूट्स। हम एक लॉ फर्म रन करते हैं पीएसपी लीगल के नाम से, जो कि अपने ही काइंड की एक बुटीक लॉ फर्म है ऑफ अराउंड 40-45 लॉयर्स। एंड आई थिंक इंडिया में हम सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट्स डील करते हैं, विच मस्ट बी अराउंड 85,000-90,000 क्लाइंट्स। वो इसलिए क्योंकि हम ये होम बायर्स को हमने बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड पे रिप्रेजेंट किया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मनाली, कसौल टिल थिसूर डाउन साउथ, अक्रॉस इंडिया हमने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट किया है, बॉम्बे, हैदराबाद, ऑन रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स। सो जब हम ये कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल डिस्प्यूट्स कर रहे थे तभी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होता है। और क्योंकि हम HNI, अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स को डील कर रहे थे जिन्होंने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे जी, तो उनका एक बार जो हमारे पास आता है वो कहता है कि ये सिचुएशन है कि घर में इन्वेस्ट किया था, नहीं मिल रहा है। तो वहां से एक डिफरेंट जर्नी शुरू होती है हमारी। एक पैरेलल जर्नी जो हम कर रहे थे उससे पैरेलल, चाहे आर्बिट्रेशन वगैरह कर रहे हो, पैरेलल जर्नी शुरू होती है। वहाँ हम डील करते हैं इन डिस्प्यूट से जहाँ पे होम बायर के मैटर्स आते हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनीज इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, घर नहीं मिलना होता है, कई जगह लैंड्स के डिस्प्यूट से। सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड विद दिस एंटायर थिंग। ये कौन से साल में हुआ सर? देखो जर्नी जो हमारा ये स्टार्ट हुआ, ये रियल एस्टेट वाला, वो 2015-16 से स्टार्ट हुआ। जो क्रैश था वो ऑलरेडी आ चुका था 2011-12 में। ठीक है। बट जो लोगों को पता चलना जो शुरू हुआ कि हाँ इतने लार्ज स्केल पे
खराब हो गई सिचुएशन वो 2015-16 से शुरू हुई, क्योंकि कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया, वो कोर्ट गए, उन्हें अपना पैसा मिला या मुआवजा मिला बिल्डर से, तो लोगों को पता लगा कि हाँ ये ऐसा कुछ हो भी सकता है। उससे पहले लोगों को था कि हाँ बिल्डर इतना पावरफुल है, तो मैं एक आम आदमी, एक इंडिविजुअल कैसे लड़ूंगा। तो वहां से लोगों को जानना शुरू हुआ कि हाँ ऐसा नहीं है, आप बिल्डर के खिलाफ केस डाल सकते हैं और आप अपना न्याय पा सकते हो। प्रॉब्लम ये थी, कोई स्पेसिफिक लॉ था भी नहीं। इसके पहले न्याय मुश्किल था, न्याय मुश्किल भी था और लोगों को पता भी नहीं था कि कैसे पाया जाए। अवेयरनेस भी कम थी। लोगों को लगता था कि सिविल केस करेंगे या आर्बिट्रेशन करेंगे। देखिए आप क्या, जब कॉर्पोरेट कोई सिविल केस करता है, आर्बिट्रेशन करता है, बहुत पैसा लगता है। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, बहुत लंबी लड़ाई है, एविडेंसेस काफी साल चलती है। बट लोगों को एक फोरम के बारे में नहीं पता था, जो कि नेशनल कंज्यूमर फोरम था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। उसमें सबसे ज्यादा जो चढ़ के आया वो नेशनल कंज्यूमर फोरम था, क्योंकि उसके पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन थी जो पिक्यूनरी बेस्ड थी, यानी कि पैसे बेस्ड, यानी आपका कितने का सौदा है या आपका कितने का ट्रांजैक्शन है, उस पे बेस्ड थी। तो आप डायरेक्टली वो जुरिसडिक्शन इन्वोक कर सकते थे। वहां से अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट लाया करती थी। तो जब लोगों ने उस कोर्ट को अप्रोच करना शुरू किया तो लॉ थोड़ा क्रिस्टलाइज होना शुरू हुआ, तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ी। फिर न्यूज चैनल्स, मीडिया ने इस बात को उठाया, और लोगों का जो पेशेंस था वो भी शायद एक कहीं ना कहीं बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, कि लोगों ने 2006 से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू हुई थी। एक बहुत हाई जंप आया था 2008-9 में, वो घर मिलने थे 2012 में, और वहाँ क्रैश आया, वहाँ क्रैश हो गया था सिचुएशन। बट लोग वेट कर रहे थे। बट कहते हैं ना 2015 में और 16 में एक ऐसी सिचुएशन आई कि पानी सर के ऊपर चला गया, अति हो गई जी। तो लोगों को लगा कि भाई कितने साल और वेट करेंगे। हम 3 साल कर चुके हैं, 3 साल वैसे ही बिल्डर ने कहा था, उसके ऊपर 3-4 साल हो चुके हैं, इसके ऊपर और बिल्डर कुछ दिख नहीं रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई है नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, हम बिल्डर से मिलना चाहते हैं, बिल्डर मिल नहीं रहा है, लोग धमकाना चाहते हैं। वहां पर वो अति हो गई। तो वहां पर लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसके पैरेलली गवर्नमेंट तब रेरा एक्ट भी लेके आ रही थी। उससे पहले कोई लॉ ही नहीं था हमारी कंट्री में ऐसा जिसने इस सेगमेंट पे या इस इंडस्ट्री पे लॉ फोकस करके कोई क्रिस्टलाइजेशन या कोडिफिकेशन हुआ। करेक्ट, वो कभी नहीं हुआ था। और पता है ये जरूरी क्यों था? जैसे आपने कहा ये पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है, मैंने कहा नहीं आधा खाली है। वो इंटरप्रिटेशन चल रही थी। अब वर्ड्स थे कि अपार्टमेंट होता है, उस अपार्टमेंट में क्या क्या आएगा, मैं जो पार्किंग स्पेस या गैराज बेच रहा हूँ वो भी आएगी या नहीं आएगी, मैं जो गार्डन है वो कॉमन एरिया में आएगा या नहीं आएगा, ये लिफ्ट के बाहर जो जगह है वो कॉमन एरिया में आएगी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट क्या है, इंटरनल डेवलपमेंट क्या है, बहुत सारी थी। देखिए हमारा एक शिफ्ट हुआ था, हमें लिबरलाइज हुए 1991 में, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई जी, मार्केट में पैसा आया, देश में पैसा आया, इंडिविजुअल आदमी पे पैसा आया। हिंदुस्तान को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। हर एक हिंदुस्तानी की एक ही उम्मीद थी कि भाई मेरे पास घर आ जाए, खुद का घर हो, है ना, कैसे भी मैं सेटल हो जाऊं। और सेटल होने की डेफिनेशन दो ही थी, शादी हो जाए, शादी का घर आ जाए। उसके अलावा कोई और डेफिनेशन नहीं थी। विदेश घूमना है, गाड़ी चाहिए, ये तो अब आए हैं जी। उस समय ये डेफिनेशन था ही नहीं। तो सबने कहा कि क्या करेंगे, घर मूव करेंगे, पहला पड़ाव जी। और उस समय होता है ह्यूज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम स्मॉल टाउन्स टू बिग टाउन्स। ठीक है, जितने मेट्रो, सेमी मेट्रो, सारे टाउन्स में, चाहे पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह जी। तो इंडिविजुअल पहले लोगों के घर क्या थे, एक मेरा घर है, मेरा मकान है, वो था। उसके बाद लोगों ने बिल्डर वाले फ्लोर आया कि एक प्लॉट पे 3 आए। ठीक बात। अगर आप किसी से पूछेंगे 2003 या 4 में, दिल्ली में या कहीं पर उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हाई राइज बिल्डिंग्स और उसमें मल्टीपल कॉन्डोमिनियम सोसाइटीज जिसमें पूल होगा, गार्डन होगा, ये किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। मुंबई में शायद फिर भी रहा होगा। मुंबई में था, मुंबई में भी इतना लार्ज स्केल पे नहीं था जी, जितना लार्ज स्केल पे आज है। बट था, बहुत कम था। उस समय हीरानंदानी सोसाइटी आई थी, करेक्ट, बट और जगह था ही नहीं। आप दिल्ली में अभी भी आप कहीं देखेंगे नहीं, कहीं हाई राइज बिल्डिंग बहुत 1-2 ही है। बिल्डर्स इमर्ज होने लगे उस टाइम पे, हाँ, जो इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग बनाते थे। बिल्कुल। और उस समय बिल्डर्स को मिली नई जगह जो टाउन के, बड़े टाउन के बाहर थी। जैसे आप देखेंगे दिल्ली वालों को मिला नोएडा और गुड़गांव जी, है ना। तो वहां ये सोसाइटीज डेवलप होने लगी। अब उन सोसाइटीज में सिचुएशन थी कि भाई
आपका इंडिविजुअल घर होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बन जाता है। आप ठेकेदार को अपॉइंट करते हो, वहां खड़े रहते हो, आप देखते हो चंबल आया, सीमेंट आया, कैसा सीमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, मेरे सामने बन गया जी, मेरे सामने चल रहा है ना, और जैसे आ रहा है मैं तब पैसे दे रहा हूँ, मैंने किसी को पूरे पैसे नहीं दे रखे हैं। बट जब ये कॉन्डो सोसाइटी आई तो उसमें कॉर्पोरेटाइजेशन भी आया, कंपनीज आई, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए, उन्होंने कहा भाई स्विमिंग पूल होगा, टेनिस कोर्ट होगा, और ये होगा, और एक जो मैंने कहा एक दुनिया दिखाई और जो माइग्रेशन हो रहा था उन्होंने कहा कि भाई ये घर ले लेंगे हम और हम दिल्ली में बस जाएंगे। आप सोचिए उस माइंडसेट से अगर आप किसी भी पुरानी जनरेशन की दिल्ली में बसना या बॉम्बे में बसना या किसी मेट्रो सिटी में, वाज अ वेरी बिग थिंग एंड इट वाज अ चलते हैं एक ईगो बूस्ट और एक अपने रिश्तेदारों को बताया कि भाई मेरा दिल्ली में घर है या मेरा बैंगलोर में घर है, एलिवेट हो गए बिल्कुल। वो क्या मेरे बेटे का बैंगलोर में घर लिया है, तो वो माइंडसेट से सबने इन्वेस्ट किया, सबने अपना हार्ड अर्न मनी जो इतना था, सबने हार्ड अर्न मनी, लोग जो रिटायर हुए गवर्नमेंट क्वार्टर से निकले उन्होंने अपने आगे बच्चों के लिए किया, बहुत लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट दिखी। ये हो रहा है ये हो रहा है 2005 से शुरू होके 2010-11 तक बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। ये उस समय की मतलब उसके पहले इस तरह की इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हुई थी। उस तरह की थी नहीं। गुड़गांव में आप पूछेंगे किसी से, गुड़गांव कोई था ही नहीं। नोएडा में आप पूछेंगे किसी से, कुछ था ही नहीं। करेक्ट। तो ये सब जब लार्ज स्केल शुरू होता है, लैंड एक्वायर होती है, फार्मर्स खरीद जाती है, तब ये पूरा एक सिलसिला शुरू होता है, लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में पूरे में क्या होता है, आदमी जनरली थोड़ा लालची होता ही, उसे पैसा कमाना ही होता। ठीक बात। आपने घर खरीदा, आपका घर की कीमत थी 60 लाख रुपए। ठीक बात। डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी। ठीक बात। तो आपने खरीदा घर 50 लाख का। मैंने अपने रहने के लिए खरीदा था। इतनी देर में प्रॉपर्टी डीलर आता है, सर आपको 70 लाख में बेचना है। तो आप कहते हैं भाई साहब क्यों नहीं बेचूंगा मैंने दिए तो 5-6 लाख रुपए ही हैं, मेरे तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट होके मिल रहा है, 1 महीने पहले लिया था। तो वो एक चेन बन गई 70 लाख का, फिर वो 80 लाख का, और वो एक प्रॉपर्टी बबल बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी चीज, जहां पर मार्केट में सिचुएशन आई, ये बिल्डर्स को भी पता लग गया, तो बिल्डर्स ने कहा ठीक है भाई पैसा तो आ ही रहा है, मैंने ये 500 लोगों से पैसा ले लिया है और मेरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो जाएगा, बन ही जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं ये पैसे से थोड़ा दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर लेता हूँ। तो उसने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अभी तो यही खड़ा नहीं हुआ, इसी पैसे से उसने दूसरा कर लिया। है ना ये डिलीवर किया है। मेरी रेपुटेशन तो बन गई कि मेरा प्रोजेक्ट बिक जा रहा है और आएगा ही, और मैं क्या क्या बेच रहा हूँ, तो भाई ये वाला प्रोजेक्ट भी बिक गया। करेक्ट। इसमें पैसे आ गए, उसमें तीसरा, फिर चौथा, एक चेन बन गई। अब यह हुआ कि डिमांड सप्लाई रेशियो जहाँ एक जगह स्टैग्नेंट तो हो ही जाएगा ना। सही बात है। जब वो स्टैग्नेंट हुआ तो पैसा तो सारा जो इस प्रोजेक्ट का था और इस प्रोजेक्ट का वो सारा बढ़ गया, और वो जब बढ़ गया और इन्वेस्ट नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट बना ही नहीं, और लोगों ने फिर लेना बंद कर दिया। समय निकल गया। उसने कहा भाई मेरा पहले ही नहीं मिला है तो ये लास्ट कहाँ मिलेगा, और वो जो मार्केट की ट्रांजैक्शन थी फिर वो कोलैप्स हो गई। उसके बीच में 2008 का इकोनॉमिक स्लंप आया, बहुत चीजें हुई और वो मार्केट एकदम स्लंप हो गई। उसमें ये हुआ कि जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे वो एक स्टैग्नेंट फेज में आ गए, यानी कि ना तो जो प्रोजेक्ट आप इनिशियली खरीदना चाहते थे वो मिला, और आपने ग्रीड में 2-3 प्रोजेक्ट्स में और इन्वेस्ट कर दिया, वो भी नहीं मिले, और लोगों को पता लग गया कि भाई बन नहीं रहे तो मैं आगे क्यों खरीदूंगा। तो कहीं ना कहीं बात रुक गई, और एक जो माइग्रेशन या जो इनफ्लो हो रहा था नई जनरेशन का या नए लोगों का, वो भी एक लिमिटेड नंबर्स में होगा ना। बिल्कुल सही बात है। अनलिमिटेड नंबर्स पे नहीं होगा। हमने देखा है कि एक आदमी जिसकी बेसिक इनकम 50-60,000 पर मंथ है, उसने 4 या 5 यूनिट ले रखी थी, टोटल यूनिट कॉस्ट जो उसकी आ रही 4.5 करोड़ थी। कैसे कर रहा था सर वो ये काम? वो यही कर रहा था, उसको लगा कि सारा बिक जाएगा। और बिल्डर्स और एजेंट्स सब कह रहे थे हाँ हम बेच देंगे आपका यूनिट, बिल्कुल बेच देंगे। और उसमें कई सारे नए नए तिकड़म लगाए गए, नए नए मार्केटिंग टैक्टिक्स लगाई जाती थी, अब वो आदमी इसमें फंस जाता था। तो जब ये देखा गया तब जाके गवर्नमेंट को भी लगा कि भाई नहीं, ये तो इतना अनरेगुलराइज सेक्टर है कि बहुत हाई लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, और इसको रोकें कैसे। तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक लेजिस्लेशन लेके आते हैं, उसको कोडिफाई करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे कहते हैं हम रेरा। यहाँ जन्म होता है रेरा एक्ट, यहाँ जन्म होता है रेरा एक्ट का जी। और वो रेरा लॉज को क्रिस्टलाइज करता है। ऐसा नहीं उससे पहले लॉज नहीं थे, करेक्ट, लॉज थे। हर स्टेट
ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है। करेक्ट। हर स्टेट के पास अपना एक अपार्टमेंट एक्ट था। महाराष्ट्र पे मोफा था, या कर्नाटका पे कर्नाटका अपार्टमेंट एक्ट था, यूपी में यूपी अपार्टमेंट एक्ट था, दिल्ली में था, हरियाणा में था, सब पे थे। बट ना तो उसकी कितनी नॉलेज थी किसी को, ना तो वो इतने लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे जी। है ना। और उसमें ये था कि हर कोई अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट कर लेता था, और उसमें इतने लूप होल्स थे कि आप और मैं और कोई भी नॉर्मल आदमी उसको अवेयरनेस हो ही नहीं पाती थी। बिल्डर अपनी तरह से कर रहा था, अथॉरिटी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रही थी, कंज्यूमर जो था, जो अलॉटी था, वो अपनी तरह से कर रहा था। किस तरह से पैसा आएगा ये कहीं लिखा नहीं था। पैसा आके क्या होगा, क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कितना इंटरवेंशन होगा, कितने स्टेजेस पे एग्रीमेंट होंगे, हाँ, वो कुछ नहीं लिखा था। कई जगह तो हमने देखा है 2012-13 में जो प्रोजेक्ट आज भी नहीं मिले हैं, 2024 में नहीं मिले हैं। 100% पेमेंट वाज डन इन 2011-12, 100% इन वन गो। आज तक वो पैसा रिवर्स भी नहीं हुआ। इन्होंने एक नई स्कीम ले आते थे ना। वो करते थे कि एक सबवेंशन स्कीम ले आते हैं। अब इसमें बैंक्स भी इक्वली जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा सबवेंशन स्कीम लेके आते हैं। सबवेंशन स्कीम क्या थी कि भाई आप आइए, आप मेरे को, आपका 1 करोड़ का घर है, आप 10 लाख रुपए दीजिए, है ना। आप ये बैंक है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर रखी है, बैंक मैनेजर ऑफिसर सबसे बात हो रही थी। आरबीआई ने लिखा था कि ऐसी चीजें नहीं हो सकती। आरबीआई बार-बार बोल रहा था। उन्होंने कहा 90% पैसा ऑन डे 1 ये बैंक दे देगी, लोन दे देगी 90%, और मेरे को डिसबर्स कर देगी 90% पैसा। तो यानी कि बिल्डर के पास आराम से ऑन अ 1 करोड़ फ्लैट 1 करोड़ आ गया, 1 करोड़ आ चुका है। 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक आ चुका है ऑन डे 1। फाउंडेशन नहीं खुदी है जी। उसने कहा ठीक है, अब है ना प्री EMI देनी होगी आपको, EMI नहीं है, प्री EMI यानी कि जो पैसे पे इंटरेस्ट है ना, वो मैं 3 साल तक दूंगा आपकी वजह से। कहा भाई मेरा क्या जा रहा है, अच्छा प्री EMI मैं दूंगा, दूंगा। प्री EMI पता है क्या होता है? क्या इंटरेस्ट होता है बस। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चुकाना है आपको लोन का, वो इंटरेस्ट दे रहा है। प्रिंसिपल तो वो स्टैंडिंग है 90 लाख रुपए। उन्होंने कहा जिस दिन डिलीवर होगा उस दिन से आप पे कर लेना। ठीक बात है। तो वहां एक क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं, तो मैंने तो 10 लोगों ने सोचा हमने 10 लाख रुपए दिए। जब वो लॉयर से मिलने गए, बैंक से मिलने गए, तब उनको रियलाइज हुआ भाई मैंने 10 रुपए नहीं, पूरे 10 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपया दिया हुआ है। ये जो 90 लाख बैंक ने दिए मुझे चुकाने पड़ेंगे, ये मुझे चुकाने हैं, उस पर इंटरेस्ट खड़ा हो चुका है। और कई मामलों में बैंक बिल्डर हो गया इंसॉल्वेंट। ना घर मिल रहा है, लोन खड़ा हुआ है, ना बिल्डर मिल रहा है, कई में बिल्डर भाग गया। तब लोगों को सिचुएशन रियलाइज हुई कि भाई हो क्या रहा है, कोई लॉ है नहीं, कोई लॉ फॉलो नहीं हो रहा, सिचुएशन इतनी गंभीर है। और ये प्री EMI का पूरा लोन मेरे पे आ चुका है, सिविल स्कोर मेरा खराब हो चुका है, मैं गाड़ी का क्या साइकिल का लोन नहीं ले सकता। तो वहां पर जाके गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ा कई स्टेजेस पे। और बड़े से बड़ा बिल्डर आज आप देखेंगे, पुराने टाइम में, विल नॉट टेक नेम, बट नोएडा में इतने बड़े बड़े बिल्डर हैं जो हमने सोचा था, यानी एक ड्रीम था कि भाई इस पे घर ले लो, मैं सुरक्षित हूँ, लाइफ सेट हो जाएगी, और ये तो कुछ भी हो जाए ये इंसॉल्वेंट नहीं होगा। वो सारे इंसॉल्वेंट। आज नींव भी नहीं पड़ी कईयों की। कईयों में तो ऐसा था कि लैंड ही नहीं थी उनके पास, लैंड ही नहीं थे, टाइटल ही क्लियर नहीं था। और रेरा तब था नहीं, नॉर्मल अपार्टमेंट ओनर एक्ट थे। तो ये जो बेसिक फाउंडेशन है वो कुछ थी नहीं। लोग जैसे मैंने कंज्यूमर कोर्ट जा रहे थे। कंज्यूमर कोर्ट क्या करता है, जब वो तो तब पिक्चर में आएगा जब डिस्प्यूट आएगा, यानी मेरे और आपके बीच में डिस्प्यूट। बट एक उसको बैक मतलब उसका सपोर्ट करने के लिए कोई लॉ भी तो क्रिस्टलाइज होना चाहिए। सही बात है। आप जज है, मैं जज हूँ, आपका एक इंटरप्रिटेशन है, मेरा एक इंटरप्रिटेशन है। जब तक वो बनेगा करेगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है लॉ की, तो वो एक टाइम लग जाएगा। उसमें 5-6 साल लगे। एनसीडी उसने बहुत इफेक्टिव लॉ बनाया, करेक्ट, बट वो हर चीज पे कवर नहीं कर रहा था। वो इस पे कर रहा था कि घर नहीं मिला तो आपको पैसे कितने लौटाने पड़ेंगे, कितने ब्याज से लौटाने पड़ेंगे, कब से लौटाने पड़ेंगे, देर से दिया तो क्या ब्याज देनी पड़ेगी। बट अब इस पे कौन करेगा कि भाई प्रोजेक्ट लॉन्च कैसे होगा, आप क्या डिक्लेरेशन देंगे, टाइटल क्या होगा, कौन डायरेक्टर है। भाई देखिए, आप अपनी कंपनी चलाइए, कंपनी का नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, मैं और आप डायरेक्टर हो, हमें तो शील्ड मिली हुई है, हम तो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ है ये जी, है ना। उसमें आप कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करेंगे, बहुत करेंगे तब होगा। बॉडी कॉर्पोरेट इज एन लीगल एंटिटी इन इट्स ओन, एक अपने आप में एक व्यक्ति की तरह मान लीजिए उसको। तो जो भी आपको सू करना है इस कंपनी को करना है। अब वो कंपनी कल इंसॉल्वेंट हो जाएगी, यू कांट कैच मी और यू। सही बात है भाई। वो कंपनी ने पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, नहीं किए हैं, ये पैसा कितना ले रहा है, कितने अपार्टमेंट आ रहे हैं, सैंक्शन प्लान क्या हो रहे हैं। तो बहुत तर्ज पे ये लॉ को क्रिस्टलाइज किया गया थ्रू रेरा। ठीक है। तो यहाँ पर
ये हुआ इस यहाँ तक हमने अब पूरी तकलीफ को समझ लिया। अब रेरा एक्ट का जन्म होता है। ठीक है, रेरा एक्ट एक सेंट्रलाइज्ड और कॉन्क्रीट एक्ट बना दिया गया जिसमें सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर चीज को समझ लिया गया। हाँ, अब रेरा एक्ट के बारे में बात करते हैं, क्या है ये एक्ट एग्जैक्टली, और पहला जो हम जिस तरफ चलेंगे वो है कि इसका इम्पैक्ट बिल्डर्स पे क्या हुआ है। रेरा एक्ट से पहले ना सब कुछ अनऑर्गेनाइज था। ठीक है। किससे लाइसेंस लेना है, किससे अप्रूवल लेना है, स्टेट बॉडीज गवर्न कर रही थी, अभी भी स्टेट करती है। जैसे मैंने कहा, हर एक की अपना एक काम करने का तरीका था जी। और वही चल रहा था जी। उस काम करने का आपने दिल्ली में खरीदा तो अलग तरीका होगा, नोएडा में खरीदा अलग होगा, गुड़गांव में खरीदा अलग होगा जी। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी जी। तो वो एक ढांचा तैयार करते हैं, इसे कहते हैं रेरा। और वो रेरा एक्ट सब कुछ डिफाइन करता है कि भाई एक्सटर्नल डेवलपमेंट एरिया क्या होगा, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज क्या होगा, आप कितना पैसा लेंगे फिर एग्रीमेंट करेंगे। क्या होता था एग्रीमेंट, सोचिए आप, आपसे मैंने 20 लाख रुपए ले लिए, 1 करोड़ रुपए, 20% हो गया। मैं 3-3 साल बिल्डर बाय एग्रीमेंट नहीं होता था। और बिल्डर बाय एग्रीमेंट इसलिए नहीं होता था कि मैंने आपसे 2 साल बाद बिल्डर बाय एग्रीमेंट किया एप्लीकेशन फॉर्म के बाद, मैं डिलीवरी का टाइम पीरियड तब 3 साल शुरू करूंगा, वहां से करूंगा तो 5 साल मिल जाते थे इंस्टेड ऑफ बुकिंग। तो मैंने कहा भाई आप 10%, जिस दिन पैसा 10% ले लेंगे आपको बिल्डर बाय एग्रीमेंट करना पड़ेगा, आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। अब पॉइंट था कि अगर आप डिले करें तो कितना डिले, आप जज हैं, आपने कहा भाई 6 महीने डिले है, क्यों मतलब पैसा घर ले लो चलो। मैंने कहा नहीं, 1 साल डिले बहुत होता है, 1 साल मेरे टाइम से 1 साल बाद डिले हो जाए तो आपको नहीं भाई, अगले दिन जिस दिन आपने प्रॉमिस किया है अगले दिन नहीं मिला, आपके पास राइट है पैसा लेने का। वो परसेंटेज क्या होनी चाहिए, आपने कहा भाई इसको ब्याज 10% से दे दीजिए, मैंने कहा नहीं 12, किसी ने कहा 18, रेरा ने कहा नहीं ये होगी ब्याज दर, MCLR प्लस 2% या 1%, ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया कि आप, और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का कहा आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आइए, इनको फॉलो करते हुए ताकि यूनिफॉर्मिटी आए। ठीक है। तो वहां से यूनिफॉर्मिटी आती है जी। वहां से वो बिल्डर बाय एग्रीमेंट अप्रूव होके आते हैं। अभी भी उसमें थोड़ा डिस्प्यूट है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई कि मॉडल बिल्डर बाय एग्रीमेंट बने। देखिए क्या है ना, जब भी किसी भी देश का निर्माण होता है ना, तो जो जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम नहीं करेंगे ना, तो हम जितनी ग्रोथ कर लें, चांद पे पहुंच जाएं, सूरज पहुंच जाए, किसी तारे पे पहुंच जाएं, सब कुछ सुपरफिशियल है जब तक बेसिक ह्यूमन राइट्स आपके आइडेंटिफाई नहीं होंगे। सर इसको अब एक सिंपल उसमें समझते हैं कि सपोज करिए कि आप एक बिल्डर हैं, आपने कल डिसाइड किया कि मैंने एक लैंड आइडेंटिफाई कर ली है, यहाँ पे अच्छी एक बिल्डिंग बन सकती है, सब कुछ हो सकता है, एक हाई राइज बना सकता हूँ। अब आपको रेरा के तहत काम करते करते क्या आपका प्रोसीजर होगा, कैसे शुरुआत होगी सर? देखो हाँ, यही रेरा ने किया, एक प्रोसीजर बनाया जी कि अप्रूवल्स कैसे आएंगे और मेरे को अप्रूवल के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन दोगे जी, क्या क्या आप डिक्लेरेशन दोगे जी। सबसे पहली चीज जो है टाइटल क्लियर होना। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्या होता था, लोगों का टाइटल क्लियर नहीं होता था जी। वो एक लैंड को कंसोलिडेट करते थे, 10 लोगों से खरीदते थे, और वो एक साथ एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते थे। ठीक है। अब आया कि भाई अब हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई प्रमोटर कौन होगा। प्रमोटर की एक डेफिनेशन दी गई जी, डेवलपर की डेफिनेशन दी गई जी। मेजर केसेस में इशू ये होता था कि पॉइंटिंग फिंगर्स थी, प्रमोटर अलग होता था, डेवलपर अलग होता था। यानी कि एक्स ने की लैंड है, वाई आया डेवलपर, उसने उससे थोड़ी लैंड खरीदी, उसने कहा भाई पूरी लैंड खरीद ली, उसने कहा भाई मैं 500 यूनिट बनाऊंगा, 300 तेरे, 200 मेरे, 200 नहीं 300 के पैसे मेरे पास आएंगे और तेरी लैंड है भाई तो 200 के पैसे आपको मिल जाएंगे। व्हाट नॉनसेंस, ये सब हटाइए, प्रमोटर आइडेंटिफाई करेंगे हम, चाहे आप दोनों को होना, आप दोनों प्रमोटर हुए, लाइबिलिटी और आइडेंटिफाई दोनों लेंगे, दोनों होंगे। टाइटल क्लियर होगा, आप डिक्लेरेशन देंगे आपका। टाइटल को एक बार थोड़ा समझाइए, टाइटल क्या हो गया एग्जैक्टली? मतलब लैंड का टाइटल, यानी कि लैंड किसके नाम पे है। अच्छा ठीक है, लैंड का टाइटल क्लियर है, उस पर कोई लोन नहीं है, लैंड एक्वायर होके फार्मर से आई है तो फार्मर ने आपको टाइटल ट्रांसफर कर दिया, आपने गवर्नमेंट से लिए तो टाइटल क्लियर होके वो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए अलाउड है। अभी भी एग्रीकल्चर में या किसी और कमर्शियल में नहीं आती है। हर तरह से आपके पास ये लैंड आपकी है, ये क्लियरेंस है, ये क्लियरेंस है आपके पास, ये क्लियरेंस आपके पास। आपने जो प्लान बनाया है बिल्डिंग का, कितने घर बनेंगे, क्या सैंक्शन है, वो सैंक्शन आप लेके आए हैं जी। देखिए डिफरेंट बॉडीज हैं जी। आपको मैं हरियाणा का एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है जी। उससे आपको अप्रूवल लेना है कि भाई मैं ये यूनिट घर बनाना चाहता हूँ और मेरे को आप, मेरा ये बिल्डिंग प्लान है, ये अप्रूवल दीजिए, ये सैंक्शन दीजिए जी। जब वो सब आ जाएगा तब मैं जाऊंगा बिल्डर वहां पर
और मैं अप्रूवल डालूंगा कि जी। रेरा अथॉरिटी ये रहे मेरे सारे पेपर, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट, और मैं अब प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ। तब वो, और ये मेरे प्रमोटर्स हैं, मैं ये, और काफी सारी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है आपको, प्रॉपर अंडरटेकिंग, इट्स अ वेरी ह्यूज डॉक्यूमेंट। और जब वो आप देते हैं तो वो 30 दिन के अंदर आपको अप्रूवल डिनाई या ग्रांट करते हैं। ठीक है। जिस दिन आपको वो ग्रांट हो जाएगा, 30 दिन के अंदर करना पड़ता है। यहाँ पे पेपर वर्क जो है मोटा मोटी अप्रूवल वाला खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। अगर रेरा अथॉरिटी पे आपने अप्लाई कर दिया जी। तो रेरा अथॉरिटी पे 30 दिन का टाइम है उसको देने का। जी। अगर 30 दिन की पॉइंट 7 दिन में नहीं देते तो डीम्ड अप्रूवल माना जाता है। ठीक है। तो रेरा अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, हाँ, उसका रेरा अपना लॉगिन आईडी आपको नंबर देगा। ठीक है। वो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। जी। आप तभी प्रोजेक्ट बेच पाएंगे। ठीक है। उससे पहले नहीं। पहले क्या होता था, आदमी प्रोजेक्ट लॉन्च, सैंक्शन प्लान हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, दिमाग में आया और उसने बेचना शुरू कर दिया, और वो बिक भी जाता था। मतलब बिक भी जाता था भाई। मतलब मैंने लैंड तक नहीं ली हुई है, मैंने लैंड का कोई कुछ, मैंने फावड़ा नहीं उठाया, बिल्डिंग बताया नहीं कितने टावर बनेंगे, एक मैप बना रखा है, बस बेचना शुरू। मतलब मेरे पास अगर मार्केटिंग बजट भी था पहले तो मैं उससे बहुत पैसा कमा सकता था, फ्रॉड कर सकता था। कईयों ने किया है। ठीक बात। कई जो प्रोजेक्ट लैंड पे थे ही नहीं वो बिक गए। लैंड ही नहीं थी। फार्मर एजिटेशन चल रहे थे नोएडा में। कई जगह उन्होंने, एक पैच था वो किसी ने बेचा नहीं। आप लोग जैसे हरियाणा में कई जगह रेवेन्यू रास्ता जा रहा था, उसको भी आपने अपने प्रोजेक्ट में दिखा रखा था। बहुत उसमें डिस्प्यूट्स चले हैं। ठीक है। और वो आपने प्रोजेक्ट बेच दिए, है ना। अब वो प्रोजेक्ट आपने बेच देते थे तो आप, भाई पैसा तो अटक गया। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा जब रेरा नंबर आएगा, उसके बाद ही आप बेच सकते हैं, उसको बाद बेचेंगे, 10% पैसा लेंगे, उसके बाद आपको बिल्डर बाय एग्रीमेंट करना है। ठीक है। आप जो पैसा आएगा वो 70% एस्क्रो अकाउंट में डालेंगे जी। वो सिर्फ प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे लगेगा। 30% का आप जो भी कीजिए, बट ये जो 70% है ये इधर ही लगेगा। पहले मैंने आपको बताया ना, एक पैसा इधर गया, फिर दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट, तो ये पैसा इसी प्रोजेक्ट को बनने में लगेगा। मतलब मैंने अगर 10 लाख रुपए दे दिए तो 7 लाख रुपए मेरे ये इंश्योर कर दिए गए कि ये प्रोजेक्ट बनने पे ही लगेंगे। वो चाहे 3 लाख रुपए का मैं मार्केटिंग करूं या जो भी करूं जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आपके जो अपार्टमेंट्स कितने होने चाहिए, गैराज स्पेस का है, बहुत कुछ चीजें डिक्लेरेशन में मांगी, छोटी छोटी नुआंसेस, स्विमिंग पूल बनेगा। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या क्या नुआंसेस मांगे गए, कैसे क्या डिसाइड हुआ, और पहले क्या होता था ये भी बताइएगा। पहले क्या होता था, ये सब का कोई डिक्लेरेशन ही नहीं था। सैंक्शन प्लान आते थे, उसमें कहीं आपने कुछ एरिया छोड़ दिया था, वो बाद में अप्रूव आप बनाने लगते थे। आपने 100, आपने देखा कोई एक बिल्डिंग थी, लेट्स नॉट टेक नेम्स, बट बिल्डिंग नोएडा में पूरी धराशायी हुई। बिल्कुल, हाँ, है ना। 2 बड़े टावर, लोगों ने कहा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भाई G+1 अप्रूव था वहाँ, G+2 या G+3 अप्रूव था, G+40 सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके थे वो। मतलब उस बिल्डिंग का से 3 माले 4 माले अप्रूव थे, 4 माले अप्रूव थे, और 42 माले उन्होंने 42 माले होते हैं, और बिना अथॉरिटी के, बिना अप्रूवल के, कई बार अप्रूवल बाद में आता है, पहले वो बिक जाते हैं। तो ये सब रोकने के लिए उन्होंने कहा भाई ऐसा है, आप सारा डिक्लेरेशन दीजिए, सारा डिक्लेरेशन आप देंगे, हम वेबसाइट पे डालेंगे कि ये प्रोजेक्ट है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इतने टावर बना रहे हैं, हर टावर में इतने अपार्टमेंट हैं, इतनी पार्किंग स्पेसेस है, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, इस तरह से इंटरनल रोड ये रही, लेआउट प्लान ये रहा, सैंक्शन प्लान ये रहा। लोगों ने आज तक लेआउट और सैंक्शन प्लान नहीं देखे थे, वो देखते ही नहीं थे, वो कहते थे भाई मिल रहा है। अब देखिए क्या होता था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा टेक्निकल है, 100 एकड़ का है, उसमें 10 टावर बनने हैं, हर टावर पे आप सोचिए 10 एकड़ है, तो मेरा जो कॉमन एरिया बीच का है, मैं उसका पैसा भी तो देता हूँ। सही बात है। तो मेरा भी उसमें शेयर है। आप बिल्डर का मन करता था, वो कह रहा है मैं 12 टावर बनाऊंगा, तो भाई मेरा लैंड भी बेच रहे हो आप। सही बात है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बनाएंगे, आप अप्रूवल लेके आएंगे, और 2/3 मेजोरिटी लेंगे, आप 2/3 अप्रूवल लेके आएंगे आप बायर्स का, लॉटीज का, तब आप बना सकते हैं। तो ये सब कोडिफाई होता है, और ये सब पे रेरा सारी डिक्लेरेशन अपनी वेबसाइट पे देती है, और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट अथॉरिटीज को ये जिम्मा सौंपा जाता है। वो सब कुछ, जब जैसे आप देखेंगे ये स्टेट सब्जेक्ट हो चुका है। यूपी रेरा अलग है, हरियाणा अलग है, ठीक है, ऑल ड्रिवन बाय अ सेंट्रल एक्ट, एम्पावर्ड बाय अ सेंट्रल एक्ट, बट स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशंस है। तो सर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी इनको रेगुलेट किया जाता है? हाँ, वो कैसे होता है? हर क्वार्टर रिपोर्ट देनी है आपको, कितने बिके, कितने बचे हैं। क्वार्टरली रिपोर्ट्स नहीं देंगे तो आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे, वो आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे, और वो डाल देंगे आपका, आप और नहीं बेच सकते, आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, पेनल्टीज लगा देंगे, बहुत सा। देखिए ये किताब में लिखा हुआ है, हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट धीरे धीरे हो रहा है, बट हो रहा है।
बट इससे काफी कुछ रेगुलेशन डर पैदा हुआ है। पहले कोई डर था ही नहीं। आप गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पे एक बिल्डिंग है जिसके 2 टावर्स हैं, मोस्ट प्रीमियम बिल्डिंग है वो, उसमें 2 टावर्स अप्रूव्ड ही नहीं है, वो बिक ही नहीं सकते। उस पे हरियाणा गवर्नमेंट और डीटीसीबी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे ही नहीं रही है। 2009 में मिलने थे, हम 2024 में बैठे हैं। पूरे बने हुए हैं कि नहीं बने? पूरे बने हुए हैं और लोग रह रहे हैं, हाँ, बिके भी हुए हैं? 2006 की सेल है उसकी 4 करोड़ की। 2006 sold for 4 crore rupees. We fought a case till Supreme Court. In fact, a sitting minister of the government, union government, had to fight a case till Supreme Court to get his money back. अच्छा। Where there is a dispute, they say कि भाई मेट्रो हम अलाउ ही नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन। वो कह रहे नहीं, अब कैसे होगा? बहुत उस पर डिस्प्यूट चल रहा था। तो वो हमने पैसा लोगों को वापस कर आया। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी ना, तो इसको रेगुलेट करने का सारा डिक्लेरेशन दीजिए आप। वो डिक्लेरेशन आएगा आई थिंक टिल एम, ए से लेके एम तक पॉइंटर्स हैं सेक्शन में कि ये आपको डिक्लेयर करना है। अच्छा। और उसके सब सेक्शंस हैं। वो सब जब डिक्लेयर होगा तब आपका रेरा सैंक्शन देगी, अप्रूवल देगी। फिर आपको क्वार्टरली रिपोर्ट करना है कि कितना आपने बेचा, कितना बन गया, वो पैसा कितना आया, कितना एस्क्रो अकाउंट में कितना आया। उसके बाद आप बना सकते हैं। अगर आप कभी गुड़गांव जाएंगे, आप अब जाएंगे तो आपको काफी चेंज दिखेगा, क्योंकि पोस्ट कोविड दोबारा वो पैसा आया। और वो प्री कोविड तो इट वाज अ कंकाल स्टैंडिंग इन नोएडा एंड गुड़गांव, मिल ही नहीं रहे थे प्रोजेक्ट। आज भी बने पड़े थे, सुपर स्ट्रक्चर बनाने में 20 से 30% पैसा लगता है। और जब सुपर स्ट्रक्चर बन जाता था, यानी कि टॉप फ्लोर आपने बना दी, तो 80 to 90% पैसा बाहर से ले लेते थे। और वो सुपर स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही रखे हैं। और ये यहाँ पर प्रॉब्लम आई, यहीं से तो मार्केट क्रैश होना शुरू हुआ कि भाई लोगों से आपने सारा पैसा ले लिया, किसी से अपफ्रंट ले लिया, किसी से पूरा सुपर स्ट्रक्चर पे ले लिया, बट डिलीवरी कहाँ है? आपने फिर क्या करते थे, लोग डिलीवर कर रहे हैं, घर बन गया, उन्होंने कहा भाई मेरे 10 टावर बनने हैं, आप मैंने 2 टावर बनाए, पहले 2 लीजिए। स्विमिंग पूल कहाँ है, गैराज कहाँ है, टेनिस कोर्ट कहाँ है, आपने क्लब बोला था, क्लब्स आने लगे थे, वो कहाँ है, वो नहीं बनते थे। तो इन सबको रेगुलेट थ्रू रेरा किया गया और डिक्लेरेशन लिया गया कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैसे आया जाएगा। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की बात हुई, पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के बिना ही काम शुरू हो जाता था। सर इन दोनों सर्टिफिकेट को थोड़ा समझा दीजिए। देखिए 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं एक बिल्डिंग को एंड टू एंड डिलीवर करने में। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट सबसे पहला कि आप भाई काम शुरू कीजिए जी। जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, यानी कि इट इज फिट फॉर ऑक्यूपेंसी। उसको इंटरचेंजेबली कई लोग सीसी से यूज करते हैं, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बट आइडली कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब आता है जब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जिस तरह से प्रॉमिस होता है वो दे दिया जाए। ठीक है, ये 3 सर्टिफिकेट्स। आइडली सिचुएशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे आनी चाहिए, बट कई जगह ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पे भी अलाउड है। तो इसमें पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स भी, यानी कि 10 टावर है 5 पूरे बना दिए, ये फेज वाइज बन रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो अलाउ कर देते हैं कि हाँ भाई कम से कम 5 तो आप ऑक्यूपाई करना शुरू कीजिए। तो ये 3 सर्टिफिकेट्स आने जरूरी है। पहले क्या होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आज भी कई टावर्स का, कई बिल्डिंग्स का नहीं आया होता था, और वो पोजीशन दे देते थे। सर मुंबई में तो मैंने ऐसा बहुत देखा है, बहुत है। दिल्ली में, नोएडा में था, गुड़गांव में था। अभी भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो यमुना एक्सप्रेस वे पे हैं, जहाँ पर लैंड ड्यूज हैं यमुना अथॉरिटी के, वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप ड्यूज नहीं क्लियर करोगे, क्योंकि आपने ड्यूज क्लियर कर दिए, टाइटल क्रिएट हो गया थर्ड पार्टी। जब तक आपको मैंने फ्लैट बेचा है, आपके पास तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट टू सेल की तरह है। जब तक कन्वेंस डीड नहीं हुई तब तक टाइटल बायर का पूरा नहीं हुआ, तब तक बिल्डर वेस्टेड है, आपका एक सिंबॉलिक वो है। बट जैसे ही कन्वेंस डीड हो गई, टाइटल ट्रांसफर हो गया, तो उन्होंने कहा भाई आप जब तक मेरे ड्यूज क्लियर नहीं करेंगे, मैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैसे दे दूं? सही बात है। काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो हैं, और वो फंक्शनिंग होंगे। कई लोग तो रह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मजबूरी में रह लेते हैं। तो भाई रेरा को बताना पड़ा, कोर्ट्स को बताना पड़ा, लॉयर्स को बताना पड़ा कि ये इलीगल है, कल आपको इसमें से निकाल देंगे, अथॉरिटी इस पे ताला लगा देगी, तो आप क्या ही कर पाएंगे? आपका कोई टाइटल, आपने पैसा देगा, आपका बिल्डर से डिस्प्यूट है, अथॉरिटी को क्या कहेंगे आप? फिर कोर्ट की फाइट होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आएगा आप किसी को घर नहीं देंगे। इससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल समान आ रहा है कि अगर कल को मैं एक बायर हूँ, मैं खरीदने जा रहा हूँ, मैंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट देख लिया, चकाचौंध देख ली, सब कुछ देख लिया, जब मैं धरातल पे खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीजों को दिमाग में रखना चाहिए? एक स्टेप वाइज अगर आप मुझे बताएंगे, अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए बिफोर गिविंग हिम अ सिंगल पेनी? सबसे पहले देखिए क्या है, 2 तरीके से सेल होगी, या तो आप डायरेक्ट कंपनी पे जाएंगे मार्केटिंग से, या तो एक एजेंट के थ्रू जाएंगे। ठीक है। रेरा एक्ट के बाद सारे एजेंट्स रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स होने चाहिए जी।
तो अगर आप एजेंट पे जा रहे हैं तो पहले चेक कीजिए कि ये रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। जी। दूसरा, अगर आप प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर चेक लेते करूँ हैं, उसका कोई कार्ड वगैरह होता है? हाँ, रेरा रजिस्ट्रेशन जैसे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन है, ऐसा रेरा एजेंट्स ठीक का है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक, वेबसाइट पे सब मिलेगा। ठीक है, वेबसाइट है सेल्फ सफिशिएंट विद ऑल द ठीक है। इन्फॉर्मेशन। आप अगर रेरा में जा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट खरीदना है, तो उससे पहले आप वेबसाइट पे जाइए रेरा की, आप रेरा का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उससे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लीजिए बिल्डर से, हाँ, उस पे सारी चीजें चेक कीजिए कि सैंक्शन प्लान कितना है, जी। आपको जो यूनिट बेच रहा है वो सैंक्शन प्लान में है या नहीं है, इसके पास्ट डिलीवरेबल्स क्या हैं, कितने प्रोजेक्ट इसने पास्ट में बनाए, क्योंकि आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है आज, हाँ, है ना। ओनरशिप किसकी है, टाइटल क्या है, आप सब चीज देखिए। दो प्रिंसिपल्स हैं, एक केविट एम्प्टर और एक इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी प्लीडेड। केविट एम्प्टर यानी बायर्स बिवेयर, तो यहाँ पर थोड़ा इसको थोड़ा लिबर्टी दी गई है, इतना नहीं लगता। बट हाँ, आप बायर हैं, आप चेक तो कीजिए क्या खरीद रहे हैं। अगर आप इग्नोरेंट है तो उसके लिए कोई माफी नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी प्लीडेड। हाँ, थोड़ा इस पे अभी तवज्जो इतनी नहीं दी जाती क्योंकि ये होम बायर वाला कॉमन मैन वाला था, इसलिए लॉ था। बट अगर आप ये कहेंगे मेरे को इस लॉ के बारे में नहीं पता था, तो वो कोर्ट आपकी बात नहीं माने। इग्नोरेंस ऑफ लॉ उतनी गलती है, उतनी ही गलती है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी प्लीडेड। आप ये नहीं कह सकते भाई मैं बस किसी को भी पैसा दे आया, है ना। आप आइडेंटिफाई तो करिए भाई कंपनी कौन सी है। काफी मैटर्स में हमने ये देखा कि कंपनी एक्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बाय ब्रांड नेम एक्स, वाई के नाम पे उस एग्रीमेंट होता है, जेड उसका डेवलपर है, पैसा कोई भी ले रहा था, किसी को भी आपने पैसा किसी को भी दे। अब आपने सैंक्शन चेक कर लिया, आप लॉ से थोड़ा आपने पढ़ लिया, तो आप जब पहला 10% पैसा दें, आप तुरंत एग्रीमेंट कराइए, तुरंत बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट कराइए। आप क्वार्टरली अपडेट आ रही है नहीं आ रही है वो मांगिए। अगर रेरा पे आपको क्वार्टरली अपडेट नहीं आ रही है, अब रेरा को कंप्लेंट कीजिए या बिल्डर को बोलिए भाई क्वार्टरली अपडेट दीजिए। पहले क्या होता था, कोई अपडेट नहीं थी, आपने पैसा दिया, कहाँ कितना बनाए, और वो बैरिकेडिंग कर देते थे, आपको अंदर घुसना भी अलाउड नहीं होता था, और अभी भी कई जगह रोक देते हैं। तो आप कम से कम वेबसाइट पे क्वार्टरली आ रहे हो, कहते हैं हार्ड एट एरिया है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कम से कम अब रेरा पे क्वार्टरली अपडेट्स हैं, और नहीं आ रही, आप कंप्लेंट कीजिए रेरा अथॉरिटी। और इसकी ऑडिटिंग भी होती है रेरा, इसकी ऑडिटिंग भी होती है, प्रॉपर होती है। कई जगह वो बाईपास कर जाते हैं, बट अगर आप कितने विजिलेंट हैं तब पता लगेगा ना। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब प्रोजेक्ट तो ये सब चीजें चेक करनी होती हैं, ये प्री हैं, इसका पोस्ट चेक्स भी हैं। ठीक है, प्री हो गए जी। आपने घर खरीद लिया, घर मिल गया, अब क्या है, घर अब सबसे जो इम्पोर्टेंट मनी मेकिंग पार्ट है वो सोसाइटी की मेंटेनेंस है। ठीक बात है। तो बिल्डर क्या करता था, मेंटेनेंस शिफ्ट ही नहीं करता था टू RWAs, जिसे हम रेरा एक्ट में अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन कहते थे जी। और एक कॉर्पस फंड होता है, जैसे IFMS, IFMRD, कई फंड्स का नाम होता है। वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉर्पस लिया जाता है, वो ऐसा फंड है कि जब कोई प्रॉब्लम होगी, यूज किया जाएगा मेंटेनेंस के लिए, तो कई प्रोजेक्ट्स में 30-30, 40-40 करोड़ पड़ा होता था। अब 40 करोड़ रुपए में ब्याज खा के उसको एज अ वर्किंग कैपिटल यूज कर सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो वो पैसा ट्रांसफर नहीं होता था। तो ये राइट मिला कि भाई नहीं, 1 साल ऑफ कंप्लीशन के बाद आपको अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, इलेक्शन करा के हैंडओवर करना पड़ेगा एसोसिएशन का मेंटेनेंस यूनिट का सब कुछ, और ये फंड भी आपको उनको देना पड़ेगा, वरना लोग इसी फंड पे एंजॉय कर रहे थे पोस्ट डिलीवरी, और मेंटेनेंस कॉस्ट पे उस पे वो अपना ऑफ कोर्स मार्कअप लेके दे वर एंजॉयिंग इट, गिविंग इट टू एनी फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो ये सबको रोका गया। तो ये सब चीजें ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, आपका प्लान क्या है, प्लान अप्रूव है, आपने पैसे क्या दे रहे हैं, क्या स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है, क्वालिटी चेक्स भी आप करवा सकते हैं जी। आप ये देख सकते हैं कि मेरा बिल्डर भाई कोई इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें। सर, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को भी चेक करवा सकते हैं आप करवा सकते हैं, क्यों नहीं। आपने देखा होगा एक जगह तो वो पूरा फ्लोर प्लेट ही गिर गया जी, पूरे 5 टावर उन्होंने बोल दिए जी। तो ये चीज भी तो आप चेक कराएंगे, मैं आपको कुछ भी बना के दे दूं, आप रहने थोड़ी लगेंगे उसमें। ठीक बात। तो ये क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी चेक कराइए, अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो रेज कीजिए। पहले ये था कि सब लोग इतना डरते थे कि कोई अपनी वॉइस रेज ही नहीं करता था। घर खरीदना ना एक चैलेंज है। आइडियली अगर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो मिक्स राय है। आप मेरे से घर खरीदना इज मोस्ट स्टूपिड एक्ट यू विल एवर डू। अच्छा, एंड एज अ इन्वेस्टमेंट या पॉइंट ऑफ व्यू इट इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल। क्यों एडवाइजेबल नहीं है? आज में 6 करोड़ रुपए का घर या 10 करोड़ रुपए का घर है ना, सपोज आपका नोएडा, गुड़गांव या कहीं पर भी,
उसका रेंट पर मंथ कितना आएगा, 1.5 1.6 लाख एट मैक्स, और आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कितना हुआ, 15 लाख रुपए, यानी कि 1.5 टाइम्स पर एनम। यस, मैं उस 10 करोड़ रुपए को अगर मैं कहीं भी इन्वेस्ट एफडी भी कर दें, एफडी भी कर दूं तो 7% आ रहा है ना मेरे को। 7% जी। तो ये जो ड्रीम बेची जा रही थी ना, यही Correct. प्रॉब्लम है, हाँ, पीयर प्रेशर से बेची जा रही थी और लोग Correct. खरीद रहे हैं। करेक्ट। और क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, ना तो हाँ। फाइनेंशियल नॉलेज है, हाँ, ना तो लीगल नॉलेज है, हम्म, और वहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स आती इट्स ओनली एन हैं। इमोशनल इमोशनल, और आज आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, आज आप दिल्ली हैं, कल आप हम्म, बॉम्बे होंगे, कल आप मुंबई होंगे, हम्म, कहाँ होंगे आपको कहीं नहीं पता है। 10 करोड़ रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर लूं तो मैं हम्म, उस घर में 10 साल लीज पे ले सकते हो आप। सही बात है। अब लोग क्या करते हैं, स्मॉल दे सेव स्मॉल मनी, नॉट हम्म, लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल मनी, हम्म, दे सेव रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द लीज एग्रीमेंट, हम्म, दे इनटू अ 11 मंथ पीरियड की लीज डीड पे लीज होने, आप पे कीजिए, आप 5 साल 6 साल 10 साल रहिए उस घर में, फिर वो वैसे डिटेरियोरेट होगा, आप किसी और में चले जाइए, जी। कहीं और चले जाइए। हाँ, बट ये नॉलेज ही नहीं है हाँ, लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि आपका जो घर है वो जो आप बेचेंगे सपोज, तो उस पर टैक्स लगेगा, इंडेक्सेशन, कई वो प्रॉब्लम्स थी। RWA की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज भी एग्जिस्ट करती हैं, Correct. वो एक डिफरेंट इशू ठीक है। है। बट रेरा ने कम से कम ये किया कि फर्स्ट जो आपका ट्रांजैक्शन टू योर ट्रांसफर है उसको थोड़ा सेफ गार्ड किया है जी। और वहीं सबको प्रोटेक्शन मिली है। जी सर, आज मान लीजिए कि मैंने घर खरीद लिया, घर खरीदने के बाद जो जो तकलीफें आपने गिनाई वो मुझे आ गई हैं, अब मैं एज अ बायर क्या करूं, यहाँ से मैं क्या करना शुरू करूं? ये बहुत डिबेटेबल चीज है जी। इसमें 3 ऑप्शन है जी। है ना। अब लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो पहले तो डरते हैं कोर्ट जाने से, पहले तो आप डरिए मत भाई, आपके पास राइट है, अपना राइट इन्वोक करिए। अगर आप बैठे रहेंगे तो नोबडी इज कमिंग टू हेल्प यू। करेक्ट। रेरा सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ले, वो बहुत रेयर होता है, बट कोई बताएगा तो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने प्रोजेक्ट है, मॉनिटरिंग हो रही है, बट क्या रिपोर्ट जा रही है, सही है गलत है, यू नीड टू चैलेंज। मैं Correct. कुछ और पिक्चर दे रहा हूँ अथॉरिटी को, अथॉरिटी आके चेक कर रही है नहीं कर रही है, बट यू नीड टू बी विजिलेंट ऑफ दिस सिचुएशन। तो पहले बात करते हैं एक इंडिविजुअल की। आपका घर नहीं मिला, 3 राइट है। आप पहला आप रेरा में तुरंत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, नॉट वेरी टेक्निकल। ठीक है। दूसरा आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, जो सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव मोड लगता है हमें। जी। तीसरा है आप इंसॉल्वेंसी कोर्ट जा सकते हैं। इंसॉल्वेंसी कोर्ट में आप घर मिलने के लिए नहीं जाते हैं, आप किसी कंपनी ऐसी है कि भाई मेरा घर मिलना 3 साल में, 8 साल हो गए, बन ही नहीं रहा है, कंपनी कह रही है पैसा ही नहीं, दिवालिया हो गई, मैं मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे पैसे नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन है। रेरा में और कंज्यूमर कोर्ट में आप पैसे मिलने के लिए गए हैं। अब जब आपका वो बिल्डर इस सिचुएशन है कि पैसा लौटा ही नहीं सकता, वो सारा कहीं गायब ही हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? या तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए। तो इसके 2 प्रोविजंस हैं, या तो आप सेक्शन 8 रेरा है उसमें डालिएगी भाई गवर्नमेंट या कोई एसोसिएशन ऑफ बायर्स, या आप यानी आप लोगों की बायर्स की एसोसिएशन से टेक ओवर कर ले और वो खुद बनाए, या आप इंसॉल्वेंसी कोर्ट जा सकते हैं और प्रोजेक्ट कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके एक नई कंपनी लाके फिर उसको रिवाइव करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये सिचुएशंस आपके पास, सो देयर आर वेरियस सिचुएशंस। सिंपलेस्ट इज मेरा घर नहीं मिल रहा है, डिले है, तो मैं रेरा या कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊं। अगर सिचुएशन इतनी ग्रेव है कि आपको लग रहा है बिल्डर को मैं कोर्ट में ले भी जाऊंगा तो ये पैसे नहीं लौटाएगा और इसके पास है ही नहीं पैसे, तो ये 2 आपके ऑप्शन है। ये इंडिविजुअल ऑप्शंस हो गए आपके। अब एनसीएलटी वाला ऑप्शन अब इंडिविजुअली अवेलेबल नहीं है, उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है जी। उसमें है कि आप 10% और टोटल बायर्स या 100 मिनिमम लोग जाएं। दूसरा है कि जो रेरा ने किया, आपको सारे बायर्स की डिटेल देनी पड़ेगी वेबसाइट पे, तो आप बायर्स एकत्रित होके कोई एक्शन ले सकते हैं। क्या होता है, एक आम आदमी एक बिल्डर से लड़ने में डरता है ना। हम कहते हैं भाई सबसे बेस्ट है कि आप अपनी डिस्प्यूट खुद लड़िए, बट आप एक आदमी को कन्विंस नहीं करते। कोर्ट्स का एक पॉइंट ऑफ, कोर्ट्स नहीं, एक उनका ना एक आम आदमी का नजरिया है कोर्ट्स की तरफ, पूरे लीगल सिस्टम की पूरा तरफ लीगल सिस्टम कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है, समय बहुत लग जाएगा, वकील का पैसा वकील लगेगा, का पैसा, लॉ फाइटिंग का केस इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। आप सोचिए अगर मैं एक आम आदमी से उससे फीस 2 या 3 लाख रुपए मांगू तो यार उसका तो अच्छा खासा पैसा जा रहा है, पहले ही उसका पैसा डूब गया, पैसा डूबा हुआ है। तो कई जगह होम बायर्स ने निकाला कि हम एकजुट होके जाते हैं, तो हम एक एसोसिएशन बना लें या वैसे एक साथ आ जाए, उसके थ्रू केस करें। तो ये बहुत अच्छा, आप अगर आप एक साथ जाएंगे तो आपका लीगल कॉस्ट भी बचेगा, काफी कम हो जाएगा जी। उससे ये होगा कि हाँ आपका बायर को लगेगा, बिल्डर को लगेगा या कोर्ट को भी लगेगा ये सीरियसनेस ज्यादा है। करेक्ट।
है ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ। इसके हर एक सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स है। हम्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है लॉ में, इट इज कॉल्ड इट डिपेंड्स। It इट depends. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन हाँ, एज टू व्हाट यू विल डू व्हेन। हाँ, कब आप अकेले जाएंगे, कब आप जॉइंटली जाएंगे, कब हम्म, मैं किस कोर्ट जाऊं, किस सिचुएशन में क्या करूं, वो एक लॉयर आपको बता पाएगा। तो हाँ। मेरा एडवाइस है, सेल्फ लिटिगेट और सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए सर अपना। एक एग्जांपल दे दीजिए कि कब आपको अकेले जाना चाहिए और कब आपको कॉस्टिंग एक एक वजह। कॉस्टिंग देखिए, अगर आपने 2 करोड़ का घर खरीदा है हाँ, तो भाई आपका बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। आप अर्ली स्टेज में आपको पता लग गया बिल्डर नहीं है, हम्म, आप तुरंत अकेले जाइए हम्म, और अपना पैसा ले लीजिए, हाँ, है ना। क्योंकि आपको पता है कि भाई एक आदमी को 2 करोड़ रुपए लौटाने में और 100 लोगों को 2 करोड़ लौटाने में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये थोड़ा ना अपना विजन और माइंड सेट को क्लियर करना ये आपको चाहिए। लॉयर समझाएगा। लॉयर समझाएगा, हाँ। वो भी नहीं समझाते हैं कई लोग। यही प्रॉब्लम है हाँ, एक्चुअली। नॉलेज बहुत हाँ, स्ट्रैटेजिकली क्या एक्ट करना है ये कोई बताता ही नहीं है। करेक्ट। और हो मेरे ऐसा होना, सेल्फ लिटिगेट और सेल्फ मेडिकेट करिए मत। हम्म, गो टू एन एक्सपर्ट, डोंट सेव लीगल कॉस्ट। हम्म, आप आज थोड़ी लीगल कॉस्ट सेव करेंगे, बाद में बहुत ज्यादा पे करनी पड़ेगी। सही बात है। आपका बहुत पैसा स्टेक पे है। हाँ, तो वहां इंडिविजुअली जाइए जहां आपको तुरंत एक्शन, और केस भी ज्यादा देर चलेगा। हाँ, अब 100 लोग लेके गए आप, हाँ, एक का आया कि भाई मैंने बिल्डर सेटलमेंट कर ली है, हाँ। बिल्डर उसको तोड़ने की भी कोशिश करेगा, सही बात है। भाई मैं नहीं कर पा रहा, मैंने बेच दिया, फिर वो हाँ, निकलेगा बाहर, तो केस प्रोसीजर डिलेज होंगे। हाँ, 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 तो अगर आपको लग रहा है आपका बिल्डर एक ऐसी सिचुएशन में कि पैसा लौटा सकता है, तो आप अकेले जाने की कोशिश करिए। हम्म, अगर आप जा सकते हैं तो हम्म, वो सबसे बेस्ट सिचुएशन है। हम्म, अब एक सिचुएशन आती है कि भाई मेरा प्रोजेक्ट बन तो जाएगा, हम्म, बट इसमें कुछ रेगुलरिटीज हैं और डिले है, हम्म, तो आप एक साथ चले जाइए। हम्म, क्योंकि उसमें इस तर्ज में बिल्डर पे इतना इकोनॉमिकली प्रेशर नहीं बन रहा, हम्म, और ज्यादा नंबर्स पे कोर्ट पे जाएगा, कोर्ट कहेगा हाँ भाई। हम्म, अब आप अकेले जाओगे कि भाई मेरा स्विमिंग पूल है, अरे भाई साहब दुनिया स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है। हम्म, तो जब तो ऑप्टिक्स भी मैटर करते हैं कि सही हाँ बात है। ये बात सही है या हाँ, नहीं है। हाँ, तो जब 10 लोग कहेंगे तो वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। हम्म, कोर्ट अकेले आदमी की भी सुन लेगी, बट एक हम्म, ऑप्टिक्स हमेशा मैटर करते हैं। हम्म, स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट आप लॉ में हमेशा लीजिए। हम्म, तो मेरा ये मानना है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपको पता चल रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, हम्म, या आपसे पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, आपसे एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, हम्म, तुरंत आप रेरा में कंप्लेंट डालिए, हम्म, है ना। लॉयर किसी लीज से लीगल हेल्प लीजिए। कुछ ना करें तो कम्युनिकेशन पूरा रखिए भाई। आप लॉ आप लॉयर भी फीस नहीं खर्च करना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो कम से कम कम्युनिकेशन चेन तो बनाइए। लॉयर भी, कोर्ट भी पूछेगा भाई आप इतने सालों पे क्यों बैठे हुए थे, तो आप क्या कहोगे, साहब मैं बैठा हुआ था। आज ईमेल है, व्हाट्सएप है, आप पूछिए बिल्डर से। तो ये तो कीजिए, आप कम्युनिकेशन चैनल बनाइए, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को कि आपका कम्युनिकेशन चैनल एविडेंस। भाई लॉ एविडेंस पे चलता है, वो एविडेंस के लिए काम आएगा ना कि बिल्डर ने क्या रिप्लाई किया। बिल्डर, हर बिल्डर को लगता है मैं कंप्लीट करूंगा प्रोजेक्ट, और जो मैंने कहा वो मैं डिलीवर करूंगा। 2016 में करना था, 2014 से कर दी में मिलना था आपको प्रोजेक्ट, 2016 तक नहीं मिला, 17 तक नहीं मिला, अभी नहीं मिल रहा। आप कम्युनिकेशन चैनल ओपन कीजिए, कम से कम बिल्डर ये तो लिखेगा नहीं अभी मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, कुछ तो कमिटमेंट देगा, वो रिकॉर्ड होगी। आप रिकॉर्ड कीजिए स्विमिंग पूल मिल रहा था, नहीं मिला, तो लिखेगा हाँ नहीं मिलेगा, तो वो रिकॉर्ड, ये एविडेंस है। आप बाद में जाके 2020 में 21 में लिखेंगे अचानक से उठ के बोल देंगे, अचानक, तो बिल्डर को भी पता है किस लिए कर रहे हैं आप। तो इसलिए कम्युनिकेशन और एविडेंस कम से कम रखिए आप। एंड फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज लीजिए आप अपने राइट पे। आपके 500 बायर्स थे उस बिल्डर के, 100 लोग घर पैसा ले चुके हैं, यानी कि अच्छा खासा पैसा उसका ऑलरेडी ड्रेन आउट हो चुका है। आप 101 102 जाएंगे तो कहां से आपको पैसा देगा? किसी भी मामले में बैंकरप्सी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो बैंकरप्ट हो जाएगा, ऐसे हाथ खड़ा रहेगा, मैं बैंकरप्ट। फिर आप फिर अटक जाएंगे। बी वेरी विजिलेंट, दैट इज माय एडवाइस। सर अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कि बायर्स खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, कुछ गलतियां हैं जो बायर्स कर रहे हैं? बहुत बेसिक गलतियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉ की अवेयरनेस ना होना तो बहुत बेसिक गलती। नंबर 1। दूसरी है कि आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट टूल मत यूज कीजिए प्लीज। अब इन्वेस्टमेंट टूल कैसे यूज होता है? बिल्डर आपको कहता है भाई मेरे अश्योर्ड रिटर्न्स दूंगा मैं, यानी कि आप मेरे को पैसा दे दीजिए 100%, मैं आपको इतना पैसा आपको लौटा के देता रहूंगा। तो एक इन्वेस्टमेंट टूल बना देता है, अश्योर्ड रिटर्न स्कीम कहते हैं उसे। दूसरा वो कहता है कि भाई सबवेंशन स्कीम, प्री EMI मैं दूंगा, वो मत करिए, ठीक है। उसके बाद बायबैक मत करिए, कि भाई क्या होता है, लोग पैसा पूरा देते हैं, कहते भाई 2025 तक नहीं मिला तो मैं आपको 18% से पैसा लौटा दूंगा, ये कर दूंगा। आप उसको इन्वेस्टमेंट टूल यूज करने लगते हैं। देखिए एक बड़ा आदमी
शेयर्स में इन्वेस्ट करता है या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, वो बहुत बड़े स्केल में होता है, उसको वो लॉस लेने की एपेटाइट है। करेक्ट है। आप एक आम आदमी हैं, आप हाँ। में इतनी एपेटाइट थोड़ी है कि आप हम्म। लॉस झेल लेंगे। अब बिल्डर ने लिख तो दिया 18% कर देगा, उसकी क्या बैंक गारंटी है? सही बात है। आप मेरे से ट्रांजैक्शन कीजिए, किसी का बॉडी कॉर्पोरेट से आपसे कॉर्पोरेट गारंटी, बैंक गारंटी सब रखवा लेगा। आप इंडिविजुअल्स क्या रखवाता है? कोई कुछ नहीं रखवाता है। ठीक बात। उसके बाद रेंटल स्कीम्स आती हैं आजकल जी। अश्योर्ड रेंट कहते हैं, अश्योर्ड जी। रिटर्न एक होता है रेंट कि भाई आप कम, देखिए सिर्फ रेरा रेसिडेंशियल पे नहीं है जी। रेरा कमर्शियल पे भी है, जी। क्योंकि कमर्शियल में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। जी। तो अश्योर्ड रेंटल क्या होता है कि मैंने एक बनाया, उसमें वर्चुअल स्पेस भेज दी या एक शॉप भेज दी, मैंने कहा भाई ये शॉप आपको कभी मिलेगी ही नहीं, यानी कि यू एज अ बायर विल नेवर गेट द शॉप, मैं रेंट पे चढ़ाऊंगा और मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो भाई इस तरह के एग्रीमेंट्स मत कीजिए आप, क्योंकि क्या है, ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है। सही बात है। जैसे अगर आप देखेंगे गुड़गांव में अच्छी कंपनी है, बहुत नामदार कंपनी है, वो उसने किसी को अपनी जो कमर्शियल यूनिट है कभी बेचती ही नहीं है, वो सिर्फ रेंट पे चलाती है, बट उसमें वो कंपनी खुद चलाती है, किसी को बेचती नहीं है। बट कई सारी ऐसी कंपनी और बहुत सक्सेसफुल है और क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है जी। कई जगह ऐसी तो उसको किसी ने कॉपी करने का कोशिश किया है लूजली, कईयों ने किया, और उसमें क्या किया, आप इन्वेस्टमेंट आपको बेच दी, है ना, उस बड़ी कंपनी की तो पूरा बहुत बड़ा पॉकेट है, डीप पॉकेट्स हैं। करेक्ट। इस छोटी कंपनी का कोई डीप पॉकेट नहीं है, उसने क्या किया, आपसे पैसा लिया, आपसे कहा भाई ये 4 साल में बन जाएगा, तब तक मैं आपको अश्योर्ड रिटर्न दूंगा, उसके बाद अश्योर्ड रेंटल दूंगा, दोनों ही नहीं मिलते हैं। तो वो रेंट पे भी कहता है 6 महीने की रेंट पे किसी को सिंबॉलिकली चढ़ा के कहता है बस हो गया अब आपकी जिम्मेदारी। तो आप इन्वेस्टमेंट टूल की तरह इस्तेमाल ना करें जी ना, ये मेरे बायर्स को बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइस है जी। लास्ट एडवाइस है, अपने जैसे बायर्स को कहीं ना कहीं प्लीज आइडेंटिफाई कर लीजिए। अकेले मत लड़िए। आप 500-600 यूनिट्स बनते हैं, ये मैं 500 बहुत कम बोल रहा हूँ, कम से कम कोई कहीं इंफॉर्मेशन आएगी या कुछ रहेगी, कम से कम वो तो आप लोगों के टच में रहें। सही बात है। अकेले ऐसा ना हो कि आप अकेले ढूंढते फिरेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप माने कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो 2016 में इंस्टॉलमेंट हो गए, अभी 2024 में लोग कह रहे हैं क्या हुआ, सो ही रहे हैं, वो जगह पता ही नहीं चला उन्हें क्या हो रहा है। हम भी शॉक हो जाते हैं, भाई आपको नहीं इतना न्यूज़ नहीं कवर किया। और सर इतना टाइम लैप्स हो जाने के बाद अगर कोई केस करना चाहते तो उसको नुकसान है? बिल्कुल है भाई, लॉ ऑफ लिमिटेशन लगता है। अब आपने घर, देखिए क्या है, रिफंड वाले केसेस में तो लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं लगता, कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन, जहां पर प्रोजेक्ट मिली नहीं, बनाई नहीं है ना। बट एक जहां पर घर में देर से मिला, आपको कॉम्पनसेशन चाहिए था, बिल्डर ने नहीं दिया, तो वहां तो आपको एक टाइम पे कोर्ट जाना पड़ेगा। क्या था, रेरा आने से पहले ना हर बिल्डर बायर एग्रीमेंट ने लिखा था 5 रुपए 10 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलेगा। रेरा ने उसे कोडिफाई किया, कोर्ट ने कहा भाई इतना कम क्यों है ये, आप बायर लेट करता है तो आप 18% ले लेते हैं, आप लेट कर रहे हैं तो आप तो 1.5 1.2% दे रहे हैं, तो वो भी रेरा ने कोडिफाई किया। तो आप भी उतना ही देंगे अब? उन्होंने कहा ऐसा है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है और बिल्डर का भी है। बिल्डर्स की भी शिकायत थी कि भाई ये लोग पैसा नहीं देते। मैंने कहा भाई आप अगर ये देर से देगा तो ये इतनी ब्याज दर देगा, बट अगर आपने देर से कर दिया तो आप इतनी ब्याज दर दोगे, दोनों ही सेम रहेगी। तो दोनों के राइट्स को कंसोलिडेट किया गया, ठीक है ना, और ड्यूटीज बनाई गई, तो वो भी रेरा करता है। तो मेरा ये कहना है आप अपनी ड्यूटीज और राइट्स भी जानिए थोड़ा सा, और वो बहुत अच्छी तरह वेल डिफाइंड है रेरा एक्ट में। सर बहुत कुछ हमने समझा कि बायर्स के साथ क्या गलत हो रहा है, सर बिल्डर्स के साथ कुछ गलत हो रहा है? देखिए बिल्डर्स के साथ कई जगह ये गलत होता है कि उस कई जगह अब देखिए 2024 से पहले नहीं था, 23-24 से पहले नहीं था, पोस्ट कोविड आर्म ट्विस्टिंग होती है कई जगह है, और इसको हमें मानना पड़ेगा। एंड हमारे पास भी कई लोग आते हैं, हम मना करते हैं, वी डोंट डील विद ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आप जो कर रहे हैं गलत है। आप क्या कर रहे हैं, आपने पैसा दिया नहीं बिल्डर को, आप उसको आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे को रिफंड कर, मैं क्रिमिनल कंप्लेंट करा दे रहे हैं, प्रोजेक्ट में सब कुछ सही चल रहा है तब भी आप उसमें टांग मार रहे हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्डर्स की से गलत होती है। अब बिल्डर जो प्रोजेक्ट बहुत लार्ज स्केल पे डेवलप कर रहा है, अगर उसका पैसा नहीं आएगा तो वो डेवलप होगा ही नहीं। तो अब बायर्स अगर पैसा नहीं देंगे टाइम पे, तो वो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? अब उसमें बायर्स क्यों गलत है? आपका पास पोटेंशियल था ही नहीं फाइनेंशियली टू बाय अ हाउस ऑफ 3 करोड़ जी, आपने अगेन वही इन्वेस्टमेंट ग्रीड सोच के ले लिया कि मैं बेच दूंगा। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले क्लाइंट आए, मैंने उनका पैसा एक बिल्डर से लौटवाया था, उनको 2.5 या 3 करोड़ रुपए मिला था, उन्होंने जाके 6 या 7 करोड़ का घर खरीद लिया।
वो बिल्डर कह रहा है भाई मैंने तो टाइम पे बना दिया, पे करो। वो कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड, अब वो लॉयर को बोल रहे हैं कि बॉस आप केस कीजिए, पैसा वापस मांगिए। मैं भी कह रहा हूँ भाई आप, उसने टाइम पे डिलीवर कर दिया, उसकी कोई गलती है ही नहीं, उसकी गलती है नहीं, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, तो आप अपना पैसा कैंसिल करा के लीजिए। नहीं हम नहीं गए। और फिर क्या है, लोग क्या है आजकल रिलाय करते हैं गूगल पे, अनएस्टैब्लिश्ड लॉज पे, कि कोई ये कहीं से सुन लिया, फिर कहते हैं आप बिल्डर को कोई इस तरह से हरास कीजिए, फिर मैं नेगोशिएट करूंगा। सो दैट इज वेयर आल्सो बिल्डर्स फेस सफर। और कई जगह वो क्या करते हैं, ग्रुप बना के उसे इंसॉल्वेंट कराने की कोशिश करते हैं, करते हैं। कई जगह इंसॉल्वेंसी को, ऐसा नहीं है कि बिल्डर्स गलत थे, लेकिन अगर 100 केसेस हैं तो उसमें से 95 टाइम्स बिल्डर गलत है, बट 5 टाइम बायर्स भी गलत रहे हैं। करेक्ट। वो फाइन आप मिलेंगे। कई सारे ऐसे बायर्स थे, एक प्रोजेक्ट में उनके 7-8 यूनिट थे। मेरे पास एक मैटर आया है, उसने एक कंपनी से 37 यूनिट्स लिए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, है ना, और 37 से 37 में उसने पेमेंट नहीं करी है, एक में भी पेमेंट नहीं करी है, 25% पेमेंट करी हुई है सब में। अब कह रहा है, मैंने कहा आपने 37 यूनिट्स क्यों लिए हैं, आप 2-4 ले लेते, है ना, बट मैं पेमेंट नहीं करूँ। अब मैं ये कर रहा हूँ, ये नेगोशिएट नहीं करेगा, क्यों नेगोशिएट करेगा आपसे? उसके पास अब रेरा ने कोडिफाई कर दिया भाई कि राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है। अब फिर वो कहते हैं आप एक काम करो, इसको आर्म ट्विस्ट करके किसी तरह मैं बेच दूंगा तो मेरे ट्रांसफर चार्जेस वेव ऑफ हो जाए, ये हो जाए, इतना में बिक जाए, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है ना, ये है। और दूसरी बात ये है, आप देखिए आफ्टर कमिंग ऑफ रेरा एंड दीज बिग यूनिट्स, ब्लैक का ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। बिल्कुल, बिल्डर तो आपसे ब्लैक मनी ले ही नहीं रहा है। कैश में वो 2 लाख रुपए जो अलाउड है वो लेता है, वो भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अब वो कहाँ पर आ रही है, सपोज थर्ड पार्टी सेल में, अब वो मैंने बिल्डर से ली, मैंने किसी और को बेचा, तो मैं ले रहा हूँ, वहाँ हो रहा है। बट वहाँ फिर से वही प्रॉब्लम आती है। अब आप कह देते, आप उसको प्राइस अपने आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है अगर आप हैं तो आप थ्रू बिल्डर खरीदिए, कम से कम आपका राइट्स तो डिफाइंड रहेंगे। सही बात है। फिर आप ये तो कह पाएंगे कि भाई ये यूनिट मैंने 3 करोड़ का खरीदा है, ना कि 2 करोड़ का, क्योंकि पेपर में तो वो यूनिट बिल्डर के सामने 2 करोड़ का ही है, क्योंकि आपने 1 करोड़ तो वो उस सेकंड बायर को दे दिया, है ना। तो फिर अब आप 3 करोड़ किस बात पे वापस मांगे, क्लेम ही नहीं कर सकते। तो आप अपने राइट से खुद खेल रहे हैं, तो वहां ये प्रॉब्लम है। आप कैश ट्रांजैक्शन, कई लोग आते हैं सर कैश जो हमने दिया उसका क्या या आप इफ यू कैन प्रूव इट थ्रू एविडेंस, prove it, then you face the consequences, because that is a cash transaction. Maybe this court will not ask it, but somebody will ask, income tax will ask, how did you get 1 crore rupees? सही बात है, कहीं तो पूछेगा। तो इस तरह से बिल्डर बायर्स भी कई बार हरास करते हैं। सब पेनल्टीज का आजकल क्या प्रोविजन है, किस तरह की पेनल्टीज लगाई जाती हैं? रेरा आने के बाद ना पेनल्टीज में सबसे ज्यादा अच्छी बात है रिलैक्सेशन है जी, है ना। वो रिलैक्सेशन ये है कि किसी की अपनी मनचाही पेनल्टी नहीं मांगी जा रही है। जहाँ पूछ रहे थे ना बायर्स क्या करते हैं, बायर्स कई बार क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट दीजिए आप मेरे को, 18% दीजिए, 20, देखिए ठीक है। कई बार हमारी ना कंट्री में रेड टेपिज्म भी बहुत है जी, प्रोजेक्ट ना चाहते हुए थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक बात है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट आप मांगेंगे, ये सब मांगेंगे ना, तो और ये हो रहा था, प्रिंसिपल भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो रेरा ने कहा कि भाई कोडिफाई करते हैं कि डिले होगा तो क्या इंटरेस्ट रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट और रिफंड करना होगा तो क्या रहेगा, वो दोनों सेम इंटरेस्ट रेट है, बस की कैलकुलेशंस अलग है, कौन सा चीज कहाँ से कैलकुलेट होगा। तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट की दी है। जैसे यूपी में MCLR प्लस 1% है, हरियाणा में MCLR प्लस 2। MCLR क्या था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, ठीक है, हाईएस्ट। तो SBI की आप वेबसाइट पे जाएंगे, MCLR SBI डाल दीजिएगा तो आपको हाईएस्ट मिल जाएगा, 8.3 8.5 होगा, प्लस 2% 10.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। सिमिलरली अब यूपी में उसको 1% कर लीजिए। तो ये तो हो गया डिले और रिफंड पे। नॉन डिक्लेरेशंस पे 5% और 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस दैट अ पर्टिकुलर बिल्डर इज डूइंग जी, वो भी क्रिस्टलाइज हो गया। आप पे भी क्रिस्टलाइज हो गया, बायर नहीं दे रहा है तो वो भी क्रिस्टलाइज हो गया कि आप पे भी सेम इंटरेस्ट लगेगा, वो MCLR प्लस 2% वाला। तो इससे क्या हुआ, एग्रीमेंट्स में ना एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, ठीक बात, क्योंकि पहले ना एग्रीमेंट्स में आप मानेंगे नहीं, रिफंड क्लॉज होता ही नहीं था। देयर वाज नो रिफंड क्लॉज कि अगर मेरा प्रोजेक्ट डिले हुआ, देयर वाज नो रिफंड क्लॉज एट ऑल। NCDR नेशनल कंज्यूमर फोरम हैड टू ड्रॉ लॉ कि नहीं, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो पैसा लौटाना पड़ेगा ब्याज से। उससे लगे कोई लॉ ही नहीं था एग्रीमेंट में, और डिले पे भी 5 या 10 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलता था।
तो वो रेरा ने कम से कम क्लैरिफाई किया। सर रेरा एक कमाल का एक्ट सुनने में लग रहा है, कोई कमी है इसमें? और बहुत कमी है सर, एक दो बताएं। देखिए मैंने आपको पहले शुरू में बताया था ना कि जब हम डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एनी नेशन में जाते हैं या किसी सोसाइटी के में, तो हम इंस्पिरेशन बाहर से लेते हैं। ठीक बात। तो इंस्पिरेशन पूरी लेनी चाहिए, आधी नहीं लेनी अच्छा, हमने आधी ली है। तो सबसे बड़ा लकुना है, हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है। एक्ट में लिखा हुआ, गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है, बट वो हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस क्या है कि आप अलॉटी हैं, अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो मेरे पास इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस तो मिले जी, या बिल्डर के साथ कुछ हो गया तो इंश्योर्ड तो रहे जी। वो एक कमी है, उसको कवर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात। दूसरा है जो रेरा का एडजुडिकेटिंग बॉडी है, वो बहुत टाइम तक उसमें क्लैरिटी नहीं थी कौन कि किसके क्या फंक्शन है। एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी, एक रेरा अथॉरिटी थी जी। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था कि मैं क्या करूंगा, ये क्या करेगा। अब वो जाके क्रिस्टलाइज हुआ। अब आपका जजमेंट तो आ गया, आप गए रेरा, आपको डिक्री मिल गई कि भाई मिस्टर XYZ कंपनी आपको लौटाएगी 10% से पैसा, बट वो लौटा ही नहीं रही है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो ना वो पेपर डिक्री बन गई। तो रेरा के पास इफेक्टिव एग्जीक्यूशन पावर नहीं है, टीथ नहीं है। यानी कि अगर बिल्डर नहीं दे रहा है तो उसके पास क्या है, तहसीलदार वाली पावर है कि भाई वो उसका लैंड एरियर्स में से ले ले, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। उसमें टाइम लगता है, कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो लॉ जो है वो जब तक इफेक्टिव टीथ नहीं होंगे ना, तब तक इनइफेक्टिव ही माना जाएगा। तो कम से कम तभी हम कहते हैं कि रेरा एज अ सब्सटेंशियल लॉ बहुत बढ़िया है, बट एडजुडिकेटिंग लॉ में प्रॉब्लम है। इसलिए हम कंज्यूमर कोर्ट्स या नेशनल कंज्यूमर कोर्ट्स का रुख करते हैं, क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन पावर्स ज्यादा हैं। तो क्योंकि और यहाँ पर अगर आप सर्वे करेंगे तो अक्रॉस द नेशन एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट चैलेंज विच एवरी स्टेट इज फेसिंग। कि वो डिक्री जो आई है वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी, कि ये बायर पैसे। अब क्या है, क्योंकि रियल एस्टेट अच्छा हुआ तो थोड़े बहुत बिल्डर्स ने देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए बेनिफिशियल है ना। मैं 9% पैसा लौटा के भी मेरे को जो यूनिट बेच दूंगा मैं, तब भी पैसा बचेगा, इसलिए लौटा रहे हैं। रेरा के डर से कोई नहीं लौटा रहा है, तो वो टीथ देने पड़ेंगे हमें। रेरा का अभी तक डर स्टैब्लिश नहीं हुआ है पूरी तरह से। सब्सटैंशियली डर है, रेरा की डिक्री का डर। भाई रेरा अगर आप फॉलो नहीं करेंगे आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा जी। तो ये पार्ट का तो डर है। बट रेरा का जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है कि आप मिस्टर इस आदमी को पैसा लौटाइए, अगर मैं नहीं लौटाता हूँ और अपने स्वीट टाइम लेता हूँ, तो उसका डर एस्टैब्लिश नहीं हुआ है ना, क्योंकि उस पर लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता। तो उसका डर एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है ना। और डिक्लेरेशन आना जरूरी है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये कंपनी, इसके इतने मैटर्स हैं, इसके ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, देखिए हर लॉ में लूप होल्स होते हैं। हमारे लॉ में एक लूप होल बहुत बड़ा है जी। वो ये है कि मैं एक बहुत बड़ा कंपनी हूँ, लेट से मैं कंपनी हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मैंने 6 या 7 शेल कंपनीज बनाई है ना, XYZ MNO कुछ भी बना ली। मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया पेरेंट कंपनी से, इससे एक लॉन्च किया, उससे दूसरा, ऐसे 5 प्रोजेक्ट अलग लॉन्च किए। तो ये तो अलग अलग कंपनी से लॉन्च हो रहे हैं ना। तो मेरे को 5, अगर ये 4 प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं तो उसका ABC डिक्लेरेशन नहीं दे रही है। ठीक बात है। तो वो कम से कम ये होना चाहिए, जो पूरा ब्रांड नेम है उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए, रादर देन दैट पर्टिकुलर कंपनी, है ना। क्योंकि लाइसेंस मिलता है और अप्रूवल, और रेरा अथॉरिटी से जो मिल रहा है अप्रूवल, बस कंपनी के नाम पे मिल रहा है, जो कि सब्सिडरी हो सकती है, ठीक बात है, ना कि पेरेंट कंपनी पे। तो ये एक लूपहोल बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है। आपकी पेरेंट कंपनी के 4 ऐसे प्रोजेक्ट जो बने नहीं है, ये तो आप ये डिक्लेरेशन आना चाहिए, ठीक बात है। अब क्या है, लॉ भी इतना नया है। देखिए लॉ में ना 5 साल बहुत छोटा पीरियड होता है किसी भी लॉ में, और उसकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसमें टाइम लगता है। तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ होने में ना समय लगता है। तो मेरे ख्याल से वो एक स्टेज चल रही है। लेकिन हाँ, लेजिस्लेटिवली यानी गवर्नमेंट को जो लाना है वो है एग्जीक्यूशन वाले कोर्ट्स और इंश्योरेंस वाले, वो 2 चीज लानी पड़ेगी। ठीक बात है सर। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलती हो गई है तो मैं कोर्ट जाने में समय क्यों ना खराब करूँ, तुरंत कोर्ट क्यों पहुंचूं? इंडिया में ना या किसी भी कंट्री में लॉ ऑफ लिमिटेशन लगता है जी। वो लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कहता है कि आपको एक किसी कॉज ऑफ एक्शन में कोर्ट कब जाना चाहिए जी। और अगर आप उस समय तक नहीं गए, वो कॉज ऑफ एक्शन एग्जॉस्ट हो जाएगा जी। अब वो क्रिमिनल चीजों का थोड़ा अलग है जी, ठीक है। बट सिविल में और कमर्शियल डिस्प्यूट्स में ये एस्टैब्लिश्ड है, लिमिटेशन एक्ट है इंडिया के पास, उसमें पूरा चार्ट है।
प्लस रेरा एक्ट हम्म, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दोनों एक्ट में भी कोडिफाइड है। जी अगर आप इस टाइम पीरियड के बाद जाते हैं तो आपके पास राइट ही नहीं है उस कोर्ट के दरवाजे पे जाने का। जी तो अगर आप सपोज आपके बिल्डर को घर देना था दिसंबर 14 में, चलिए 2023 में, जी तो और उसने आपको घर दिया दिसंबर 2025 में, 2 साल की डिले हो गई, जी ठीक है। तो आप 2027 दिसंबर तक अगर वहां चले गए तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। जी। रेरा में 3 साल है, 28 तक चले गए जी तो आपको मिलेगा। हाँ, अगर आप उसके बाद जाएंगे हाँ। तो आपको नहीं मिलेगा। सर डेट ऑफ प्रॉमिस से 3 साल है कि डेट ऑफ डिलीवरी से 3 डेट साल? ऑफ डिलीवरी जब भी कॉज ऑफ एक्शन है। जी लेट कब होता है? हाँ, जब मेरे को घर मिला, हाँ, लेट मिला जी तो मेरे को कंपनसेशन तब मिलना चाहिए था। जी जी और अगर नहीं मिला तो मेरे को पता लग गया कि मेरे को नहीं मिल रहा है, तो हाँ। उस पॉइंट से 3 साल। जी अगर मेरा सपोज यूनिट कैंसिल हो गया, 2021 में कैंसिल हो गया, जी रेरा में 3 साल का है, कंज्यूमर कोर्ट में 2 साल का है, जी तो 2021 में कैंसिल हुआ तो एक पर्टिकुलर 2 साल या 3 साल में मेरे को उसको चैलेंज करना है, भाई कैंसिलेशन गलत है, मैं सारे पैसे दे रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरा यूनिट कैंसिल कर दिया। तो आप अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए, उनका यूनिट कैंसिल हुआ 2014 में, वो वेट ही करते रहे, अब 2024 आ गई है, कोर्ट कह रही है हम क्यों सुनेंगे, कॉज ऑफ एक्शन वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रीइग्नाइटेड। किसी भी तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं, आपकी अब नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते हम, कैसे हाँ, कर देंगे? हाँ, कोर्ट लिमिटेशन एक्सक्यूज करने का कोर्ट के पास राइट है, जी बट एक सब्सटैंशियल कॉज हो, ये थोड़ी कह सकते हैं मैं सो रहा था। जी यहाँ पर वो पॉइंट आता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी प्लीडेड। Got it. आप ये नहीं कह सकते मुझे लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में नहीं पता था। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए। आप वरना कल तो कोई चक्कू मार के कह देगा मुझे पता थोड़ा था कि चक्कू मारने से आदमी कोई क्राइम होता है। अब इतना लॉ तो कोई याद रख नहीं सकता, तो उसकी पहली जिम्मेदारी की गलत हो तो लॉयर के पास पहुंचे, लॉयर के पास पहुंचे, बिल्डर के पास पहुंचे जी अगर आप कम्युनिकेशन अगर आप बिल्डर आपसे ये कह रहा है हाँ देखेंगे करते हैं कुछ, तो वो कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू हो जाता है जी तब भी आप बच सकते हैं। जी प्रॉब्लम ये है कि कोई कम्युनिकेशन चेंज ना होना। रिफंड वाले केसेस में क्या होता है, जहां बिल्डर ने डिले इतना कर दिया प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहा है, तो वो कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन हो जाता है। बट उसमें ये लॉ ऑफ लिमिटेशन ना लगे, बट कई सारी चीजें, क्लब हाउस नहीं मिला, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर देखेंगे बिल्कुल कि सोसाइटीज में घर मिल जा रहा है, वो कह रहे क्लब हाउस नहीं मिला, हाँ, मेरे को ये बोला था नहीं मिला, तो 2019 में आपको घर मिल गया था, हाँ, तो 2024 में थोड़ी जगेंगे आप, 2021 में जग जाते, 2022 रेरा में 2022 तक जा सकते थे, 2024 में तो कोर्ट जी। है भाई आप क्यों आ रहे हैं? जी लॉ ऑफ लिमिटेशन है ही नहीं आपके जी पास। जी तो ये डिफाइंड है, आपको जी। जो करना है लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर कीजिए, जी। उसके बियॉन्ड करेंगे यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना thank you. चाहूंगा, आपने समय निकाला। मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो बायर्स हैं देश भर के, उनका कितना फायदा होने वाला है, वो कितने अवेयर हो जाएंगे। बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया सर, आप जेके सुपर पॉडकास्ट पे आए। फिर आपके साथ कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, बहुत मजा आएगा सर। थैंक यू सो मच। प्लेजर वाज ऑल माइन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद।